अब हम उस खबर का विश्लेषण करेंगे जिसकी इस समय पूरे देश में चर्चा हो रही है और जिसे लेकर पूरा भारत इस समय गुस्से में है। खबर आप तक भी पहुंच गई होगी। 2 दिन पहले देश की राजधानी दिल्ली के पास गाजियाबाद शहर में कुछ लोगों ने एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी, सरेआम, खुलेआम। इस पत्रकार का नाम है विक्रम जोशी, जो अपनी 5 साल और 8 साल की 2 छोटी छोटी बेटियों के साथ अपनी स्कूटी से घर लौट रहे थे। विक्रम जोशी का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने कुछ ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी जो अक्सर उनकी भांजी के साथ छेड़छाड़ किया करते थे, और इसी बात से नाराज इन अपराधियों ने इस पत्रकार को रास्ते में रोक लिया, उसके साथ मारपीट की और फिर इस पत्रकार के सिर में गोली मार दी। वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था जिसके जरिए ये वीडियो हमें मिला है, जिसमें आप पूरी घटना देख सकते हैं। सबसे पहले आप वही सीसीटीवी फुटेज देखिए जिसमें पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई है। इसमें आप साफ देख पाएंगे कैसे अपराधियों ने पहले विक्रम जोशी का रास्ता रोका, फिर उन पर उनकी बेटियों के सामने ही हमला किया, उनकी स्कूटी को नीचे गिरा दिया और मारपीट करने के बाद विक्रम जोशी के सिर में गोली मार दी। जिस समय विक्रम जोशी को गोली मारी गई उस समय उनके साथ उनकी 2 छोटी बेटियां मौजूद थीं। सब कुछ इन छोटे बच्चों के सामने हुआ, लेकिन अपराधियों ने इसकी भी कोई परवाह नहीं की। अपने पिता को गोली लगने के बाद उनकी बेटी मदद के लिए उनके पास दौड़ी और राह चलते लोगों से लगातार मदद की अपील करती रही। इसके बाद विक्रम जोशी को एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां आज सुबह उनकी मौत हो गई। आज मैं आप सबके सामने इस घटना के मुख्य आरोपियों का नाम लेना चाहता हूं ताकि पूरे देश को इन अपराधियों के बारे में, इन दरिंदों के बारे में पता चले। इसलिए आज मैं उनका नाम ले रहा हूं और इनके नाम है शाहनूर मंसूरी उर्फ छोटू, रवि और आकाश बिहारी। इनमें से पुलिस ने शाहनूर मंसूरी और रवि को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि आकाश बिहारी फिलहाल फरार है। कहा जा रहा है कि आकाश बिहारी ने ही सबसे पहले विक्रम जोशी को गोली मारी थी। इसके अलावा पुलिस ने 7 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम है मोहित, दलवीर, आकाश, योगेंद्र, अभिषेक सरोज, अभिषेक सिंह और शाकिर। इनकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। लेकिन यह खबर सिर्फ आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि गिरफ्तारी से इंसाफ नहीं मिलेगा। क्योंकि इस खबर ने सवाल यह खड़ा कर दिया है कि जिस देश में अब से ठीक 11 दिनों के बाद रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा, क्या उस देश में वाकई देश की बहनें और बेटियां सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं? रक्षाबंधन तो हम बड़े जोर शोर से मनाते हैं, लेकिन क्या हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या हमारे देश के पुरुष जो रक्षाबंधन मनाते हैं, जो अपनी कलाई पर राखी बंधवाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं उस दिन, क्या वो हमारे देश की महिलाओं की रक्षा वाकई में करते हैं? और अगर नहीं, तो क्या सिर्फ रक्षाबंधन के नाम पर रस्म अदायगी करके हम अपने देश की महिलाओं को सुरक्षित होने का झूठा भरोसा दे सकते हैं? यह झूठ है। फिर ऐसा भरोसा देना ही नहीं चाहिए। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको इस खबर की जड़ में आज जाना होगा। हमारे लिए यह खबर सिर्फ एक अपराध की खबर नहीं है, यह संस्कारों की खबर है, यह समाज की खबर है और यह भारत के असली डीएनए की खबर है, क्योंकि यह हमारे देश के असली चरित्र के ऊपर से पर्दा उठाने वाली खबर है। जिस दिन विक्रम जोशी को गोली मारी गई उससे ठीक 4 दिन पहले उन्होंने पुलिस स्टेशन में शाहनूर मंसूरी उर्फ छोटू, रवि और आकाश बिहारी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में यह आरोप लगाया गया था कि ये आरोपी, ये अपराधी विक्रम जोशी की भांजी के साथ आए दिन छेड़छाड़ करते रहते हैं और उस लड़की को परेशान करते हैं। लेकिन 4 दिनों तक पुलिस ने ना तो इस शिकायत पर कोई कार्रवाई की लेकिन 4 दिनों के बाद ये अपराधी इस शिकायत का बदला लेने जरूर पहुंच गए। यानी पुलिस ने 4 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की, कोई एफआईआर दर्ज नहीं की, लेकिन अपराधियों ने अपना काम कर दिया। और इस बार भी अपराधी पुलिस से आगे निकले, अपराधी पुलिस से ज्यादा चुस्त निकले और अपराधियों ने यह बता दिया कि पुलिस हमारे पीछे है, हम पुलिस से सदा आगे ही रहते हैं। और इसके बाद जो कुछ हुआ वो हम आपको बता चुके हैं। विक्रम जोशी के परिवार का यह कहना है कि पुलिस अब भी मुख्य आरोपी को पकड़ नहीं पाई है और पुलिस की नाकामी की वजह से ही विक्रम जोशी की हत्या हुई है। विक्रम जोशी की जान बच सकती थी, उसे बचाया जा सकता था।
इस घटना पर विक्रम जोशी की पत्नी, उनकी बहन और उनकी बेटी का क्या कहना है, आज पूरे देश को यह सुनना चाहिए, क्योंकि यह घटना देश में कहीं भी किसी के साथ भी घट सकती है। जैसे ही हम गली से निकले, उन्होंने हमारी गाड़ी को धक्का दे दिया, फिर हम नीचे गिर गए और हमसे कहने लगे कि तुम जाओ यहाँ से, अब तुम्हारा बाप नहीं बचेगा। अब मैंने बोला मैं तो नहीं जाऊँगी, और ये फिर भाग के गई, ये बुआ को बुला के लाई, जब तक वो मार चुके थे पापा को, और एक गोली तो उन्होंने मार दी, फिर दूसरी वो लोड कर रहे थे, इतने सब घर वाले आ गए तो वो भाग गए तुरंत ही। मैंने बोला था मेरे पापा को बचाओ, मेरे पापा को बचाओ, इन्हें पकड़ो, पर कोई भी नहीं आया। ये सब कुछ मिलने चाहिए, इसको गोली मारना चाहिए। हम भी देखे, न्यूज़ टीवी में आए हैं, हमारे बच्चन की पढ़ाई लिखाई में हर चीज़ कुछ चाहिए, ब्याह शादी कैसे होएगा। 2019 होली का दिन था, पहली वारदात उस दिन हुई थी। होली वाले दिन हमने कंप्लेंट करी थी विजयनगर थाने में, तो उन्होंने इस केस को 151 बना के उन्होंने उसे जेल भेज दिया था। उसके बाद इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अभी 16 जुलाई को वही लड़के, 4-5 लड़के शराब पी के आए हमारे मोहल्ले में और बदतमीजी करने लगे, गंदी कमेंट करने लगे, गाली गुप्तार करने लगे। इस पे हमने विद्रोह करा और हमारा भाई भी वहीं था विक्रम, उसने भी विद्रोह करा। तो भैया वहाँ विद्रोह के बाद वहाँ लड़ाई झगड़ा होने लगा तो वो भाग गए वहाँ से, मोहल्ले की बात थी। अब भागने के बाद हमने उसी दिन ही तुरंत के तुरंत एक कंप्लेंट दी प्रताप बिहार चौकी को, और 17 जुलाई को एक कंप्लेंट दी SSP ऑफिस। मैंने भैया 2 कंप्लेंट करी, लेकिन दोनों में से मुझे किसी पे भी रिएक्शन नहीं मिला। जब अगर उस पर रिएक्शन होता तो ये सब नहीं होता। उसके बाद परसों 20 जुलाई को 8 बजे वो लड़के दोबारा आए, 4-5 लड़के थे, उन्होंने बाकायदा सामान लगा रखे थे, वो हथियार लगा रखे थे, वो लड़ने के पर्पज से आए थे। लेकिन मेरी लड़की का बीच वाली का बर्थडे था, मेरा भैया भी वहीं था और उसकी दोनों बेटियां भी आई हुई थी। तो विक्रम ने उन्हें समझाया, मुँह भाषा हुई, विक्रम से कहने लगे तू पत्रकार होगा, अपने घर का होगा, हम नहीं डरते पत्रकारों से। उसने जब ये जवाब दिया तो हम लोगों की वहाँ मुँह भाषा हुई, वो चला गया। उस टाइम तो 3-4 जने थे वो, तो चला गया। तो हमें नहीं पता था कि यह बाहर ताक लगा के बैठेगा। उसके बाद उनके जाने के बाद मेरे भाई ने तुरंत प्रताप बिहार चौकी को फोन करा। ये 20 तारीख को ही हुआ था? हाँ जी, ये 20 तारीख को ही हुआ था। कितने बजे? 8 बजे करीबन, रात को 8 साढ़े 8 बजे। ये लोग आए थे पहले? हाँ जी, पहले आए थे, ये पहले आए थे। मेरे भैया ने तुरंत के तुरंत ही फोन करा प्रताप बिहार चौकी इंचार्ज को। तो चौकी इंचार्ज साहब से बात हुई। चौकी इंचार्ज साहब बोलते हैं कि जोशी साहब मेरी तबीयत खराब है, मैं आपसे सुबह संपर्क करूंगा। उन्होंने तो जवाब दे दिया मैं सुबह संपर्क करूंगा। उसके बाद मेरा भैया दिमाग से निकाल के, उसके दिमाग में कोई गंदी चीज नहीं थी, वो अपने सीधे स्वभाव में अपनी दोनों बेटियों को 8 साल की पीछे थी और 5 साल की आगे थी, उन दोनों को बिठा के जैसे ही बाहर गया वो ताक लगाए बैठे थे। वहां जाते ही वो एक अभिषेक नाम का लड़का है, उसने मेरे भाई के सिर में रोड मारी। यहाँ पर रोड मारते मेरा भाई गिर गया। गिरने के बाद उसकी छोटी बेटी भागी, मेरे घर आई, भागी। और जब वो हम वहाँ पहुंचे तो सब कुछ खत्म हो चुका था। हमारा भैया के गोली मार के वो लोग भाग चुके थे। अब आप खुद कल्पना कीजिए, जरा सोचिए, ये छोटी सी बच्ची अपने पिता की हत्या की कहानी जो बता रही थी थोड़ी देर पहले आपको, उसकी उम्र सिर्फ 8 साल है। 8 साल की उम्र में इस बच्ची के ठीक सामने इसके पिता की खुलेआम सड़क पर हत्या कर दी गई। ये बच्ची उस रात अपने पिता के घायल होने के बाद आसपास के लोगों से मदद मांगती रही, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए सामने नहीं आया। जबकि विक्रम जोशी की बहन का कहना है कि इन अपराधियों ने पिछले साल होली के मौके पर भी विक्रम जोशी की भांजी के साथ छेड़छाड़ की थी, लेकिन तब भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। और इसका नतीजा ये हुआ कि किसी ने अपना पिता, किसी ने अपना पति, तो किसी ने अपना भाई खो दिया। हमें इस मामले पर रिपोर्टिंग के दौरान यह भी पता चला कि विक्रम जोशी की बहन ने इसी महीने की 16 और 17 तारीख को पुलिस से इन्हीं आरोपियों की शिकायत की थी, और शिकायत में यह कहा गया था कि जब आरोपी विक्रम जोशी की भांजी के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, तब विक्रम जोशी का भांजा अपनी बहन को बचाने आगे आया और इन अपराधियों ने उसके साथ भी मारपीट की। इस मामले पर पुलिस का क्या कहना है और अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अब इस पर क्या कह रही हैं, आज ये भी आप सबको सुनना चाहिए। 16 से 20 के बीच में दोनों ही पक्ष ने चौकी पर अपनी अपनी बात रखी थी। एक पक्ष ने ये कहा था कि उसकी पिटाई हुई है इसलिए वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती है, दूसरे पक्ष ने छेड़खानी का गंभीर आरोप लगाया था।
दोनों इस जो मामले हैं वो चौकी इंचार्ज के पास आए थे, लेकिन उसने वहाँ पर प्रोफेशनली उस पर एक्ट नहीं किया। उसका काम था इसको रजिस्टर करा करके इसकी विवेचना करवाता, लेकिन उसके द्वारा ऐसा नहीं किया गया है, इसलिए उसके विरुद्ध जो है सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है और इसकी जांच जो है वो COCT 1 को दी गई है। उत्तर प्रदेश हत्याओं का प्रदेश बन चुका है, अपराधियों का प्रदेश बन चुका है। यहाँ पे कानून का कोई राज नहीं है, अपराधियों का राज चल रहा है। आखिर उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन को हो क्या गया है? यहाँ पे अपराधियों का बोलबाला क्यों है? ये अफसोस की बात है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, यहाँ जंगल राज चल रहा है। क्या ये वो रामराज है जिसका वायदा भाजपा ने करके सत्ता ली थी? इससे बड़ा गुंडा राज और जंगल राज हो ही नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश में तब्दील कर दिया है। जिस उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास दुबे जैसे एक खतरनाक माफिया को, उनके गिरोह को खत्म किया, ऐसे योगी जी के राज में अगर पत्रकार पर इस प्रकार की हत्या होती है तो ये ठीक नहीं है। जो कुछ भी आज यूपी के अंदर हो रहा है, खास तौर से कानून व्यवस्था और कोरोना को लेके, वो बहुत दुखदाई है और इससे लोग भयभीत भी हैं, चिंतित भी हैं कि किस गर्त की ओर, किस नर्क की ओर योगी जी उत्तर प्रदेश को लेकर जा रहे हैं। ये इतनी शर्म की बात है। मैं चाहता हूं कि योगी जी अन्य कार्यों में जितनी रुचि लेते हैं, उसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण शहर हैं उसकी कानून व्यवस्था को भी गौर से देखें, वरना उनके द्वारा किए गए सारे प्रयास बेकार हो जाएंगे। दुखद घटना है और सरकार की संवेदना भी पत्रकार जो मित्र हैं उनके परिवार के साथ है, लेकिन सरकार को या कानून को जो कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई की गई है। जो संदिग्ध लोग थे उनको पकड़ा भी गया है। मैं इतना ही कह सकता हूँ, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, सजा दी जाएगी, कानून के तहत दी जाएगी और कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, इसका विश्वास रखें। अब ये सब कुछ देखने के बाद आपको आपके दिमाग में ये बात जरूर आ रही होगी कि अगर इस देश में किसी के साथ ऐसी कोई घटना होती है, किसी और महिला को इस तरह छेड़छाड़ का सामना करना पड़ता है और ऐसा ही किसी और परिवार के साथ होता है, तो वो किस भरोसे के साथ सबसे पहले पुलिस में जाए, थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराए? क्या उसे इस बात का भरोसा होगा कि उसे पुलिस थाने से कोई न्याय मिलेगा? क्या हमारे देश में ये सब घटनाएं जब लोग देखते हैं तो उन्हें पुलिस पर और न्याय व्यवस्था पर किसी भी तरह का कोई भरोसा रहता है? और दूसरी बड़ी बात आपने नोट की होगी वो ये कि इस तरह का मामला चाहे किसी राज्य में आ जाए, हमारे देश के नेता एक भी मौका नहीं छोड़ते इस पर राजनीति करने से। और आज भी आपने देखा होगा तुरंत राजनीति शुरू हो गई और लोगों को मौका मिल गया कि कैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को किसी तरीके से निशाना बनाया जाए। जबकि हमारा ये कहना है कि ये घटना उत्तर प्रदेश की घटना मानकर आप इसे डिस्काउंट मत दीजिए। ये घटना कहीं भी हो सकती है, ये उत्तर प्रदेश में भी हो सकती है, दिल्ली में भी हो सकती है, महाराष्ट्र में भी हो सकती है, गुजरात में भी हो सकती है, देश के किसी भी राज्य में हो सकती है। ये राजनीतिक खबर नहीं है, ये अपराध की खबर भी नहीं है, इसे हम सामाजिक खबर मान रहे हैं और इसे आप इस तरह से मानकर देखिए कि ये हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है। पिछले साल नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी NCRB ने महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े कुछ आंकड़े जारी किए थे। ये आंकड़े वर्ष 2017 के थे, जिनके मुताबिक उस वर्ष देश भर में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 3,59,849 मामले दर्ज हुए थे। लगभग 3.5 लाख मामले दर्ज हुए थे इसी तरीके के, जैसा अभी आपने देखा। यह भी आगे चलकर ऐसे ही आंकड़ों का हिस्सा बन जाएगा, ये जो मामला दर्ज हुआ है इस बार। इनमें सबसे आगे उत्तर प्रदेश है, सारे राज्यों में सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश है, जहां 56,000 से ज्यादा ऐसे मामले दर्ज किए गए। 2017 में दर्ज हुए मामलों में 32,500 मामले रेप के थे, बलात्कार के। यानी उस साल हर दिन बलात्कार के 90 मामले सामने आ रहे थे, हर रोज 90 मामले, यानी हर घंटे करीब 4 महिलाओं का रेप हुआ, यानी हर 15 मिनट में एक रेप की घटना हुई है। और ये हम आपको सिर्फ वो आंकड़े बता रहे हैं जिनके बारे में शिकायतें दर्ज की गई हैं। और आप सब जानते हैं हमारे देश में घटनाएं इससे भी कहीं ज्यादा होती होंगी और इससे ज्यादा घटनाएं वो होती हैं जिनके बारे में पुलिस में
छेड़छाड़ की कोई घटना की शिकायत पहुंचती ही नहीं है। ये तो सिर्फ वो हैं जो शिकायतें पुलिस तक पहुंची हैं। इससे भी ज्यादा घटनाएं वो होती हैं जिनकी शिकायत कभी पुलिस तक पहुंचती ही नहीं। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं को लेकर आज जब हमने कुछ और आंकड़े निकाले तो यह पता चला कि करीब 90% महिलाओं ने अपने जीवन में कभी ना कभी छेड़छाड़ यानी ईव टीजिंग का सामना किया है, और इनमें हर उम्र की महिलाएं शामिल हैं। महिलाओं से छेड़छाड़ करने वालों में 32% स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्र होते हैं, 35% असामाजिक तत्व होते हैं और 33% ऐसे पुरुष होते हैं जिनकी उम्र, आप जानकर हैरान रह जाएंगे, जिनकी उम्र 45 से 65 वर्ष के बीच होती है। ये लोग भी छेड़छाड़ करने से बाज नहीं आते, अपनी उम्र का कोई लिहाज नहीं करते। हमारे देश में रक्षाबंधन जैसे त्योहार हैं, हमारे देश में देवियों की पूजा होती है, भगवती जागरण होते हैं, नवरात्र के दौरान कन्या पूजन होता है जिसमें आस पड़ोस की बच्चियों को घर बुलाकर खाना खिलाया जाता है, कन्याओं के पैर छुए जाते हैं संस्कारों के नाम पर। जबकि हमारे ही देश में लोग इन्हीं कन्याओं के साथ बलात्कार करते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं। और हैरानी की बात यह है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में लगभग हर उम्र के पुरुष शामिल हैं। इनमें वो सारे पुरुष भी शामिल होंगे जो ऐसे पूजा के आयोजनों में भी शामिल होते होंगे। इनमें ऐसे बहुत सारे पुरुष होंगे जो ऐसे त्योहारों के मौकों पर व्रत भी रखते होंगे, उपवास भी रखते होंगे, कन्याओं के पैर भी छूते होंगे, मंदिर भी जाते होंगे और देवियों के सामने हाथ भी जोड़ते होंगे और बाहर निकलकर ये करते हैं। गाजियाबाद में एक पत्रकार सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो अपनी बहन और बेटियों को अपराधियों से बचाने की कोशिश कर रहा था। यह घटना कानून व्यवस्था के साथ साथ संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था पर भी सवाल उठाती है। हमारे देश में रक्षाबंधन बड़े जोर शोर से मनाया जाता है। रक्षाबंधन से पहले की यह घटना बहुत लोगों के दिल तोड़ने वाली है और हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हम ये कैसे देश का निर्माण कर रहे हैं, कैसे समाज का निर्माण कर रहे हैं। जिन लोगों ने यह हत्या की वो लगातार इस परिवार की महिलाओं को, बच्चियों को परेशान कर रहे थे, आज से नहीं बहुत समय से। लेकिन क्या इन आरोपियों की गिरफ्तारी से ही अब सारी बात खत्म हो जाती है? विक्रम जोशी की पत्नी का कहना है इन आरोपियों को चौराहे पर लटकाकर गोली मार देनी चाहिए। हम नहीं कह रहे, हमें ट्रोल मत कीजिएगा आप, हो सकता है हमारी ये बात देश के बहुत सारे बुद्धिजीवियों को, लिबरल्स को बुरी लग जाए। ये बात विक्रम जोशी की पत्नी कह रही हैं और उन्हें अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है क्योंकि ये लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आज़ादी इनके पास भी है। और यही बात अपराधियों के खिलाफ हमारे देश की भी एक भावना बन चुकी है। इन हत्यारों के साथ क्या किया जाना चाहिए, ये काम कानून का है, लेकिन आज देश के लोगों की उस भावना को भी समझने का दिन है जिसके तहत अपराधियों के एनकाउंटर पर अब हमारे देश में तालियां बजाई जाती हैं। लोग खुश होते हैं, लोग कहते हैं अच्छा हुआ कि इसका एनकाउंटर हो गया। ये लोगों का गुस्सा है और लोग ऐसे अपराधियों के साथ इंस्टेंट जस्टिस यानी तत्काल न्याय होते हुए देखना चाहते हैं और जब ऐसा तत्काल न्याय होता है तो लोगों को अच्छा लगता है। आपको याद होगा इसी महीने की 10 तारीख को उत्तर प्रदेश पुलिस ने मशहूर गैंगस्टर विकास दुबे को एक एनकाउंटर में मार दिया था। तब भी पूरे देश ने तालियां बजाई थी। और जब पिछले साल 6 दिसंबर को हैदराबाद पुलिस ने गैंग रेप के 4 आरोपियों का ऐसे ही एनकाउंटर किया था, तब भी लोगों ने पुलिस वालों को अपने कंधों पर उठा लिया था, उनके ऊपर फूलों की वर्षा की थी, फूल मालाएं पहनाई थी। लेकिन आज इस घटना में पुलिस की भूमिका पर बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं। जो परिवार लगातार पुलिस से रक्षा की गुहार लगा रहा था, उसकी पुलिस ने एक नहीं सुनी और नतीजा आज आपके सामने है। इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में एक पुलिस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या समय रहते इन आरोपियों के साथ कुछ न्याय हो पाएगा? कम से कम आंकड़े इसका समर्थन नहीं करते। इसीलिए बार बार अब देश के लोग ये कहते हैं कि पुलिस के पास जाने से कोई फायदा नहीं और उन्हें हमारी न्याय प्रणाली पर भी अब विश्वास नहीं रहा, क्योंकि वो जानते हैं कि न्याय प्रणाली के तहत अगर चले तो ये आरोपी आज गिरफ्तार तो हो गए, लेकिन आप देख लीजिएगा कुछ ही महीनों के बाद ये बेल पर बाहर आ जाएंगे, पेरोल पर बाहर आ जाएंगे और बाहर आने के बाद फिर से अपराध की दुनिया में जाकर फिर से वही काम करेंगे, फिर से महिलाओं को तंग करेंगे, फिर से छेड़छाड़ करेंगे और जो रोकेगा फिर से उसकी हत्या कर देंगे। और फिर इंक्वायरियां बैठती रहेंगी, कमेटियां बनाई जाएंगी और ये देखा जाएगा कि ये जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ।
भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां कन्विक्शन रेट यानी अपराधियों को सजा मिलने की दर सबसे कम है। इंडियन पेनल कोड यानी आईपीसी के तहत आने वाले अपराधों में सजा मिलने की दर हमारे देश में सिर्फ 40% है, और अगर मामला यौन उत्पीड़न का हो तो सजा मिलने की दर घटकर सिर्फ 18% रह जाती है। और हैरानी की बात यह है कि भारत में कन्विक्शन रेट लगातार घट रहा है। वर्ष 2016 में गंभीर अपराध के मामलों में सजा मिलने की दर 46% थी, जिसमें अब 5 से 6% की कमी आ चुकी है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2016 में गंभीर अपराधों के मामले में 5,96,000 लोगों को सजा मिली थी, जबकि 6,78,000 से ज्यादा लोग बरी हो गए थे। अगर इस आंकड़े के हिसाब से मैं आपसे आज बात करूं तो गाजियाबाद में जिन अपराधियों ने विक्रम जोशी की हत्या की है, इन्हें सजा मिलने के जो चांस हैं वो सिर्फ 18% हैं। अब आप सोच लीजिए, 18% चांस हैं कि इन्हें सजा मिलेगी। 82% चांस ये है कि ये या तो छूट जाएंगे, बरी हो जाएंगे, या इन्हें बेल मिल जाएगी और ये ऐसे ही जिंदगी भर अपराध करते रहेंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे न्याय प्रणाली हमारी जो है वो पूरी दुनिया के मुकाबले बहुत सुस्त रफ्तार से काम करती है। भारत की अदालतों में इस समय 3.5 करोड़ से ज्यादा मुकदमे लंबित हैं, और आज अगर ये मुकदमा दायर किया जाए तो उन 3 करोड़ मुकदमों में ये मुकदमा भी अब शामिल हो जाएगा, और वेटिंग लिस्ट में इसका नंबर होगा 3 करोड़ 1। नवंबर 2019 तक के आंकड़ों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसेस की संख्या करीब 54,000 है। देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स में 44,75,000 और निचली अदालतों में 3 करोड़ 14 लाख मामलों में अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। तो फिर आप किस विश्वास के साथ ऐसा सोच सकते हैं कि इस मामले में भी अगर आप पुलिस के पास जाएं तो आपको न्याय मिलेगा और अदालत में भी आपको न्याय मिलेगा? कहा गया है कि जहां नारी की पूजा की जाती है वहां देवता निवास करते हैं। हमारे देश में साल में 2 बार नवरात्र में लोग कन्या पूजन करके ये दिखाते भी हैं कि उनके मन में नारियों के प्रति, महिलाओं के प्रति कितना सम्मान है। लेकिन ये सम्मान सिर्फ मन में ही दिखता है, बाहर नहीं दिखता, और हमें तो इस पर भी शक है कि मन में भी ये सम्मान है या नहीं। हमारे देश में स्थिति सिर्फ महिलाओं की नहीं है, यहां तक कि जो पुरुष महिलाओं की रक्षा करते हैं वो भी ऐसे ही अपराधियों का शिकार हो जाते हैं, और उन्हें बचाने तक, उनकी मदद करने तक सड़क पर कोई नहीं आता। वर्ष 2018 में हमारे देश में 29,000 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई थी, यानी हर दिन करीब 80 हत्याएं, और इनमें से ज्यादातर हत्याएं आपसी रंजिश और बदला लेने की भावना की वजह से होती हैं। एक और आंकड़े के मुताबिक भारत में हर साल जितने लोग आतंकवाद में नहीं मारे जाते, उससे 200 से 300 गुना ज्यादा लोग हत्या का शिकार हो जाते हैं, हत्या हो जाती है उनकी। लेकिन फिर भी इस तरफ किसी का ध्यान जाता नहीं। अब आप सोचिए, हमारे देश में न तो महिलाएं सुरक्षित हैं न पुरुष, तो सुरक्षित है कौन? और यहां तक कि एक अपराधी 8 पुलिस वालों की हत्या करके भी 7 दिनों तक भागता रहता है। विकास दुबे की बात कर रहे हैं। विकास दुबे या इस तरह के जो अपराधी होते हैं वो अक्सर या तो जमानत पर बाहर आ जाते हैं या पैरोल पर बाहर आ जाते हैं, और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। यहां तक कि हमारे देश में लोग अपराधियों के मानव अधिकारों की भी बात करते हैं, लेकिन पीड़ितों के मानव अधिकारों की बात कोई नहीं करता, फिर चाहे पीड़ित एक महिला हो, पुरुष हो, या फिर खुद पुलिस वाले भी क्यों ना हो। आपको याद होगा, विकास दुबे का जब एनकाउंटर हुआ तो कुछ लोग इस एनकाउंटर को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में चले गए। आज हमारा सवाल यह है कि विक्रम जोशी की इस हत्या के बाद क्या इस देश में कोई ऐसा है कार्यकर्ता या ऐसा एक्टिविस्ट जो सुप्रीम कोर्ट जाए और वहां अपील करे? आज ही सुप्रीम कोर्ट ने विकास दुबे एनकाउंटर की जांच के लिए गठित कमेटी को 1 हफ्ते में इस मामले की जांच शुरू करने के लिए कहा है। इस जांच कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज को भी शामिल किया गया है। लेकिन आप यह सोचिए कि किसी ने इस बात की जांच कराने की कभी कोई कोशिश नहीं की, कभी कोई दबाव नहीं डाला कि 60 बड़े बड़े आपराधिक मामलों में आरोपी होने के बावजूद विकास दुबे को बार बार अदालतों से जमानत कैसे मिलती रही। वो कौन सी अदालतें थी जो विकास दुबे को जमानतें देती रहीं, पैरोल देती रहीं? 2019 में जब विकास दुबे इसी तरह जमानत पर जेल से बाहर आया था तो उसके समर्थकों ने नारे लगाए थे, जेल का ताला टूट गया, शेर हमारा छूट गया। फिर से सुन लीजिए,
जेल का ताला टूट गया, शेर हमारा छूट गया, ये नारे लग रहे थे विकास दुबे के पक्ष में। एक वीडियो आज आपको फिर से हम दिखाना चाहते हैं। हमारे देश में अपराधियों को कितनी सुख सुविधाएं मिलती हैं, कितनी आराम से उन्हें जमानतें मिल जाती हैं, इसीलिए उनका डर हमेशा बना रहता है। इस वीडियो में देख लीजिए। जेल का ताला टूट गया, हमारा टूट गया, 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 जेल का ताला टूट गया, हमारा टूट गया। शेर हमारा छूट गया, यानी विकास दुबे एक शेर था और वो छूट गया। उसे अदालतें जेल की सलाखों के पीछे नहीं रख पाई, उसे पुलिस रोक नहीं पाई। अब क्या गारंटी है कि विक्रम जोशी के आरोपी, ये अपराधी जो गिरफ्तार हुए हैं या जो अब और आगे गिरफ्तार हो जाएंगे, अब क्या गारंटी है कि जब ये जमानत पर बाहर निकलेंगे कुछ महीनों के बाद, तो इन्हें भी लोग ऐसे ही अपने कंधों पर नहीं उठा लेंगे? इनके लिए भी क्या ऐसे ही नारे लगाए जाएंगे? और क्या ये लोग वापस बाहर आकर फिर से ये कहेंगे कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना अदालतें मुझे रोक सकती हैं, ना पुलिस मेरा कुछ बिगाड़ सकती है? और इसके बाद देश का एक आम आदमी जिसके लिए हर रोज एक संघर्ष है, वो सारी महिलाएं, वो सारी लड़कियां जो अपने घर से बाहर निकलने से डरती हैं, जो स्कूल जाने से डरती हैं, कॉलेज जाने से डरती हैं, बस में जाने से डरती हैं, बाजार जाने से डरती हैं, हर रोज जब दफ्तर जाती हैं तो उनके साथ यही होता है। और उनके परिवार के लोग इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते कि इन अपराधियों को हाथ भी लगा सकें, क्योंकि वो जानते हैं कि पुलिस मदद के लिए आएगी नहीं और अपराधी पुलिस से पहले आ जाएंगे और हत्या कर देंगे, मारपीट करेंगे, और फिर ना तो पुलिस न्याय दिलवा पाएगी और अदालत भी न्याय नहीं दिलवा पाएगी। हमारे देश में अपराधियों को बचाने के लिए तो लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इन लोगों को, हमारी महिलाओं को बचाने के लिए कितने लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अब ये देखने वाली बात है। इसलिए इस बार जब रक्षाबंधन का त्योहार आप सब मनाएं तो इसके बारे में सोचिएगा जरूर। आम आदमी के प्रति न्याय व्यवस्था का यही सुस्त रवैया देश की जनता के गुस्से का कारण बन रहा है और लोग अब तत्काल न्याय पर तालियां बजाते हैं। चाहे वो एनकाउंटर के जरिए जब वो न्यूज़ चैनल पर देखते हैं तब ताली बजाते हैं, और जब सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाते हैं और वहां पर कोई तत्काल न्याय करता है अपराधियों के साथ, वहां पर भी लोग ऐसे ही तालियां बजाते हैं। हालांकि ये एक लोकतांत्रिक देश के लिए शुभ संकेत बिल्कुल नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके कारणों पर आज सिस्टम में बैठे लोगों को विचार करना चाहिए और इसी गुस्से को हमारी फिल्मों में भी कई बार दिखाया गया है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि जब लोग सिनेमा हॉल में जाते हैं और सिनेमा हॉल में तत्काल न्याय होते हुए देखते हैं, ऐसे एनकाउंटर होते हुए देखते हैं, तो आप खुद सोचिए लोगों को क्यों इतना अच्छा लगता है, लोग क्यों तालियां बजाते हैं, लोगों को आनंद क्यों आता है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.